शुभ संध्या भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में संधि को पढ़ेंगे। संधि के कुछ आसान से ट्रिक जानेंगे और इसमें हम कक्षा नवम के लिए जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस आया है उसके आधार पे संधि को पढ़ेंगे और ट्रिक से पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से कक्षा नवम की परीक्षा में जो भी संधि के प्रश्न पूछे जाएंगे उसे आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कक्षा नवम में जो सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस जारी किया है उसमें कौन कौन सी संधि को हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए उनके नाम को सबसे पहले जानते हैं। वह है स्वर संधि। स्वर संधि में हमें दीर्घ संधि, गुण संधि और अयादि संधि पढ़ना है। व्यंजन संधि में हमें वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, यानी वर्ग के पहले अक्षर को तीसरे अक्षर में बदलना तथा पंचम अक्षर में बदलना, वर्ग के पहले अक्षर को पंचम अक्षर में बदलना। म स्थानीय अनुस्वार है, इसको मोनुस्वार भी कहते हैं। और विसर्ग संधि में हम लोगों को उत्तम संधि पढ़ना है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और सारी संधि को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो स्वर संधि पढ़नी है, जिसके भेद में दीर्घ, गुण और अयादि संधि को पढ़ना है, तो सबसे पहले हम संधि को जानते हैं, फिर स्वर संधि को जानते हैं, फिर उसके भेद को जानेंगे। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं या दो अक्षर जब आपस में मिलते हैं और उसमें जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग संधि कहते हैं। जब परिवर्तन होगा तभी संधि होगा, बिना परिवर्तन के संधि नहीं होगा। जब वर्णों में परिवर्तन होगा मिलने से, उसी को हम संधि कहेंगे। और स्वर संधि किसको कहेंगे? दो स्वर जब आपस में मिलते हैं और उसमें जो परिवर्तन होता है या दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वर जब आपस में मिलते हैं और उसमें जो बदलाव होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। तो आइए अब हम लोग स्वर संधि के भेद को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला भेद है दीर्घ संधि। आइए दीर्घ संधि को जानते हैं। वर्ग संधि को अच संधि भी कहा जाता है और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। तो चलिए दीर्घ संधि को देखते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ यानी बड़ा होता है, सिंपल अर्थों में कहें तो। अकह सवर्णे दीर्घ, इसकी संस्कृत में परिभाषा होती है। अब इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। दो ह्रस्व एक समान स्वर जब आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ह्रस्व स्वर कौन कौन है। तो ह्रस्व स्वर अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री, ह्रस्व री और री होता है। यानी 5 ह्रस्व स्वर हैं, अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री और री। तो जो 4 ह्रस्व स्वर आपको बताए गए, अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, इनका दीर्घ रूप होता है, लेकिन री का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है। तो आइए अब हम लोग परिभाषा देखते हैं। दो ह्रस्व एक समान स्वर जब आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं। और दो दीर्घ स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं। ये 3 नियम अगर आप इसमें अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको कोई दीर्घ संधि बनाने में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम इसे समझते हैं। जैसे धन जोड़ अर्थी है। अब देखिए इसमें कौन कौन वर्ण मिले हुए हैं। धन, धन में जो न अंत में आता है, पूर्व पद जो है उसका अंतिम पद न है, तो न में अ आ रहा है और इधर भी शुरू में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो अ और अ,
यानी दोनों क्या है, ह्रस्व स्वर है और एक समान है, एक जैसा है। तो दोनों मिलकर क्या बनाए, जब दोनों मिलेंगे आपस में तो पहला नियम क्या था कि दो ह्रस्व एक समान स्वर जब आपस में मिलेंगे तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। मीन्स अ और अ मिलेगा तो आ हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है हीम जोड़ आलिया। तो म में क्या है, अ है और इधर क्या है, आ है, यानी अ और आ। तो अ कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर है और आ कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री यानी दीर्घ री, ये दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी हुई, 5 हुई और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हुई, 4 हुई। तो दूसरा नियम हम लोग क्या पढ़े, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर जब आपस में मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएंगे। तो यहाँ पे म में अ मिला हुआ है, इधर आ है, अ ह्रस्व स्वर है, आ दीर्घ स्वर है, तो अ और आ मिलेगा तो दीर्घ हो जाएगा, मीन्स आ हो जाएगा, इसलिए हिमालय हो गया। अगला है विद्या जोड़ा लिया। अब देखिए तीसरा हमारा नियम कहता है दो दीर्घ स्वर जब आपस में मिलेंगे तो भी दीर्घ हो जाएंगे। तो दो दीर्घ स्वर यानी आ प्लस आ, तो दोनों मिला तो क्या बना, दीर्घ ही स्वर बनेगा, आ बनेगा। तो इसलिए विद्या जोड़ आलिया विद्यालय हो गया। वैसे ही मुनि जोड़ इंद्र मुनिंद्र, तो ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलके दीर्घ हो ई बन रहा है। मुनि जोड़ ईशा, इसमें एक ह्रस्व ई और एक दीर्घ ई मिलके दीर्घ ई बन रहा है। फिर दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलके दीर्घ ई बन रहा है नदी जोड़ ईशा में। इस तरह स्वर संधि हम बनाते हैं, यानी दो ह्रस्व एक समान स्वर जब आपस में मिलेंगे तो वो भी दीर्घ हो जाएंगे। एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर मिलेगा तो दीर्घ हो जाएगा, और दो दीर्घ स्वर जब आपस में मिलेंगे तो भी दीर्घ हो जाएंगे। आइए अब अगली संधि देखते हैं। संधि गुण संधि है। गुण संधि को देखते हैं। गुण संधि की परिभाषा संस्कृत में आदि गुणा होती है और इसका नियम जानते हैं। अगर अ या आ के बाद ह्रस्व ई आए या दीर्घ ई आए तो ए बन जाता है। ह्रस्व उ आए या दीर्घ उ आए तो ओ बन जाता है, और ह्रस्व री आए या दीर्घ री आए तो अर बन जाता है, और री आए तो अल हो जाता है। अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आएगा तो ए बनेगा। अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आएगा तो ओ बनेगा। अ या आ के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री आएगा तो अर बनेगा, और री आएगा तो अल बनेगा। इसे ही गुण संधि कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देव जोड़ इंद्र देवेंद्र। यहाँ देखिए देव व में अ है और इधर ई है, यानी अ के बाद ई आया तो क्या बना है, ए बना है। देवेंद्र महा जोड़ इंद्र, आ के बाद ई आया तो भी क्या बना है, ए बना है। तो महेंद्र, क्योंकि ए की क्या मात्रा होती है, एक मात्रा होती है। सूर्य जोड़ उदया सूर्योदया, यहाँ पे अ और उ मिलके क्या बना है, ओ बना है। फिर महा जोड़ उदय में आ प्लस उ बराबर ओ बना है। फिर यहाँ देखिए देव जोड़ ऋषि देवर्षि, तो यहाँ अ के बाद री आया है तो अर बन गया है, कि नियम में बताया ही गया है। अब देखिए अगला है तो जोड़ ऋकार, यानी अ के बाद री आया तो क्या बनाना है, अल बनाना है, इसलिए तवलकारा हो गया। यही तो है गुण संधि। अगर अ या आ के बाद ई आएगा तो ए बनेगा, उ आएगा तो ओ बनेगा, री आएगा तो अर बनेगा, और री आएगा तो अल बनेगा। आइए अब अगली संधि देखते हैं। अगली संधि है अयादि संधि। इसका संस्कृत में डिफिनेशन होता है एचु ए वायाव। अब इसका डिफिनेशन जानते हैं। यदि ए ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ई का ए का आए, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे ने जोड़ अनम, तो ए के बाद ए पहले आया है, उसके बाद क्या आ गया, आ गया, यानी कोई स्वर आ गया तो ए को किस में बदलना है, अय में, इसलिए क्या बन गया, नयनम। ओ जोड़ अनम पवनम, क्योंकि ओ का क्या बनाना है, ओ बनाना है। फिर नई जोड़ा का नायक, तो ऐ का क्या बनाना है, ऐ का आय बनाना है। तो क्या ऐ का आय बनाना है तो क्या हो गया, नायका। भौ जोड़ का भाव का, औ का क्या बनाना है, आव बनाना है, इसलिए भाव का हो गया। वैसे ही पौ जोड़ अका पाव का, से जोड़नम शयनम, ये सब इसी के उदाहरण है। तो
अब अब आपको अयादी संधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब अगली संधि व्यंजन संधि में देखते हैं। संधि में जो हम लोगों को नियम पढ़ना है वह है प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। तो इसका ट्रिक से हम नियम जानते हैं। अगर प्रथम वर्ण के बाद कोई भी स्वर आएगा तो प्रथम वर्ण को तीसरे वर्ण में बदल दिया जाएगा। यानी प्रथम वर्ण का मतलब क्या, क च ट त प। इसके बाद कोई भी स्वर आएगा तो क को ग में, च को ज में, ट को ड में, त को द में और प को ब में बदल देंगे। और एक और दूसरा नियम इसका क्या है कि प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है या य र ल व ह में से कोई भी वर्ण आता है तो हम लोग प्रथम वर्ण को तीसरे वर्ण में बदल देंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जगत जोड़ ईशा जगदीशा, तो त पहला वर्ण है, तवर्ग का त पहला है और ई दीर्घ ई क्या है, स्वर है। तो प्रथम वर्ण के बाद पहला नियम क्या कहा कि प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई स्वर आएगा तो प्रथम वर्ण को किस में बदल देना है, तीसरे में। तो त का तीसरा क्या होता है, द होता है, इसलिए जगदीशा हो गया। अच जोड़ अंता अजंता हो गया। वाक जोड़ दानम। अब यहाँ देखिए प्रथम वर्ण के बाद कोई तीसरा वर्ण आया, त थ द, तवर का तीसरा वर्ण आया है तो ये क्या हो गया, दानम हो गया। अगला क्या है, अप जोड़ जह, तो प पहला है और ज तीसरा है तो अब जह बन गया, प का ब में परिवर्तन हो गया। दूसरा जो नियम है उसे देखते हैं। अगला जो नियम है वह है वर्गीय प्रथम वर्णानाम पंचम वर्णे परिवर्तनम, यानी वर्ग के पहले अक्षर को पांचवें अक्षर में परिवर्तित करना। तो इसका पहला नियम है पहले के बाद अगर पांचवा आता है तो पहले को पांचवें में बदल देते हैं, यानी पहले को स्वयं के पांचवें में, उसका जो पांचवा होगा वही हो जाएगा। दूसरा नियम है अगर पांचवें के बाद पहला आता है तो पांचवें को पहले के पांचवें में बदल देंगे, यानी पहला जो अक्षर रहेगा उसका जो पांचवा अक्षर होगा उसको बदल देंगे। अब चलिए इसका एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे सन्निधियताम है, तो सन्निधियताम दो न बना हुआ है तो इसका विभाजन क्या हो गया, शत जोड़ निधियताम, यानी त पहला है और न पांचवा है तो त का पांचवा न होता है इसलिए दो न हो गया। एक पहले से न था और त को उसके पांचवे में बदले तो क्या हो गया, न हो गया। शत जोड़ निवेश है, त पहला है और न पांचवा है तो त का पांचवा क्या होगा, न होगा, इसलिए दो न हो गया, सन्निवेशा। वाक जोड़मय, वाक जोड़मयम वांगमयम, यहाँ देखिए क पहला है और म पांचवा है तो पहले के बाद जब पांचवा आएगा तो क्या करेंगे, पहले को पांचवें में बदलेंगे तो क का पांचवा क्या होता है, अंग होता है, इसलिए वांगमयम हो गया। अगला जो नियम दूसरे पे आधारित है, दूसरा जो नियम है उस पे आधारित है। देखिए जैसे कम जोड़ शिफ्ट है, यानी म पांचवा है उसके बाद पहला आया है तो हमने दूसरे नियम में क्या है, पांचवे के बाद जब पहला आएगा तो म पांचवा हो गया और च पहला हो गया। पांचवे के बाद जब पहला आएगा तो क्या करेंगे, पांचवे को पहले के पांचवे में बदल देंगे। तो पहला कौन सा अक्षर है, च है, तो च का पांचवा क्या होता है, य होता है, इसलिए कंचित हो गया। ऐसे ही है सम जोड़ चढ़ना, म पांचवा हो गया, च पहला हो गया और च का पांचवा क्या होता है, य होता है, इसलिए य हो गया। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है मोनुस्वारा, अनुस्वार संधि भी कहते हैं मोनुस्वारा या म स्थाने अनुस्वारा। इसका डेफिनेशन जानते हैं। अगर पूर्व पद के अंत में म आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो म को अनुस्वार में बदल देते हैं। जैसे लेखम जोड़ लिखती, तो लेखम पूर्व पद है, उसके अंत में म आया है और इधर लिखती है, यानी ल क्या है, व्यंजन है, तो म को किस में बदल देंगे, अनुस्वार में। तो ख पे क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, इसलिए लेखम लिखती हो जाएगा। ग्रामम गश्ती, वशे ग्रामम गश्ती होगा। पाठम जोड़ पढ़ती, तो ठ पे अनुस्वार हो जाएगा और पाठम पढ़ती हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं। विसर्ग संधि में हम लोगों को उत्वम पढ़ना था, तो उत्वम का नियम जानते हैं। विसर्गस्य उत्वम, इसका नियम क्या है कि अगर विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद अ आए या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या य र ल व ह आए तो विसर्ग का उ और प्रथम अ मिलके विसर्ग के पहले जो है
वो अ मिलके अ और ऊ मिलके ओ हो जाता है। जैसे प्रथमः जोड़ अध्याय, तो देखिए विसर्ग के बाद अ आया है इसलिए ऊ बन गया, और विसर्ग के पहले म में जो अ मिला हुआ है वो मिलके अ और ऊ मिलके ऊ हो गया, इसलिए प्रथमो अध्याय हो गया। शो अपी का सहजोड़ अपी हो जाएगा। वशी देवलाख्यों का देवलाख्य जोड़ ग्रामा हो जाएगा। तो देवलाख्य जोड़ ग्रामा जो है, तो यहाँ पे विसर्ग के पहले अ आया है, उसके बाद तीसरा वर्ण आया है, तो विसर्ग को किस में बदल देंगे, ओ में बदल देंगे। फिर विसर्ग के पहले शोअपी में भी श में अ मिला हुआ है, तो विसर्ग के पहले अ आया है, उसके बाद अ आया है, इसलिए ये ओ में बदल गया है। कक्षा 9 में जो भी संधि पढ़ना था उसमें यही सब पढ़ना था। तो ये अगर आप वीडियो अच्छा से देख लेंगे तो ये के प्रश्नों को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।